हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पता तो आपको चल ही गया होगा। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्या इसमें हम पहले करेंगे कंसेप्ट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम कंसेप्ट के साथ ही चलेंगे। इसमें हम देखते ही, जैसे ये एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास पेयर में, तो इस पेयर को हम देखते ही ये जज कर लेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। चलिए कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? अगर ग्राफ में कोई दो लाइनें एक दूसरे को कट करें, इस तरह से या फिर किसी भी तरीके से कट कर सकती हैं, इस तरह से कोई भी मेथड हो सकता है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, इसे मानते हैं हम ए, ये हमारी इसी फॉर्म में होता है, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। इसी तरह से इस लीनियर इक्वेशन में भी होगा ए, बी और सी। अगर हमारी वैल्यू a1 अपॉन a2, हम इसे मान लेंगे a2, इसे b2, इसे c2। a1 अपॉन a2 could not equal to b1 अपॉन b2 हो तो हमारी ये क्या आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आएगा। हम देख लेते हैं 2/5, इसमें क्या है हमारे पास? 2/5 इक्वल्स टू 3.6। 3.6 तो कट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 5.2 के इक्वल है नहीं, तो ये हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी तरह से इसका एक और नाम भी लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग होती हैं, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो हमें ये कितने सोल्यूशन देती हैं? सिर्फ एक सोल्यूशन देती हैं। इन्हें हम एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी कह सकते हैं। वन सोल्यूशन, इनका दूसरा नाम यहां से आ गया, वन सोल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। चलिए अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट केस कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या मतलब होता है? अगर दो लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हो, एक लाइन दूसरी के ऊपर हो, आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, दोनों लाइन सेम पर ही बनेंगी, सेम ग्राफ ही बनाएंगी, तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जरूरी नहीं है इस तरह से बनाएं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहां पर बना सकते हैं, दोनों लाइन एक साथ है, यहां पर कहीं भी प्लेन में, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव में बना सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे सभी पॉइंट्स पे कट करें, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करती हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, इसलिए इसका दूसरा नाम आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका केस। अगर a1 अपॉन a2 क्या? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, अगर तीनों केस इक्वल हो, हम देख लेते हैं 2/4 बिल्कुल इक्वल है। मैं यहीं पर अपॉन कर लेता हूं, यहीं पर, तो ये 1/2 आ गया, ये कट हुआ 1/2 आ गया, ये कट हुआ 1/2 आ गया। आपको xy वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमने कांस्टेंट वैल्यूज देखनी है, तो ये 1/2 सभी इक्वल आ गई, सभी इक्वल, तो हमारा केस क्या बन गया? कोइंसिडेंट लाइन। क्या? इनफाइनाइट केसेस, मैं केसेस लिख देता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वैसे नाम है इसका। और यहां पर पैरेलल लाइंस में हम क्या कहेंगे? अगर लाइंस आपस में पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, कि ये मान लीजिए कभी भी कोई इस तरफ से ही मान सकते हैं, आप किसी भी तरह बना सकते हैं, तो यहां पर दोनों लाइन क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी छूती नहीं है, मीट नहीं होती, तो ये क्या है? नो सोल्यूशन देती है। क्या देती है हमें? नो सोल्यूशन। हमें नो सोल्यूशन देती हैं, कोई सोल्यूशन दे ही नहीं, दोनों क्या है? एग्जैक्टली मतलब कहीं पर भी कट नहीं हो रही। इसका केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें a1 a2 इक्वल टू b1 b2 तो हो, लेकिन c1 c2 कुड नॉट इक्वल हो, तो ये हमारा केस होता है नो सोल्यूशन का, हमें नई सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम इसमें भी सिलेक्ट करें, 1/2 ये आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन ये क्या है? 2/3 चला गया, तो ये हमारा केस इक्वल नहीं है। आप इसको लिखेंगे कैसे? अगर किसी भी केस की बात करें, आप ऐसे नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही काट देंगे,
मैंने यहाँ पर काट के दिखा दिया, लेकिन आप कैसे कट करेंगे, आप करेंगे 2, ये करेंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 कुड नॉट इक्वल्स टू 2/3, आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। तो ये आपका थर्ड केस हो गया। अभी ये तो आपका हो गया कंसेप्ट, इसमें एक बात और करनी है, वो भी हम कर लेते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। किसका? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, जो कि 3.2 में आपके पास आएगा। तो कंसिस्टेंट कौन से केस हैं? ये पहले दोनों केस क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। कौन से? कंसिस्टेंट केसेस हैं। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो देते हैं ना, दोनों केसेस हमें कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं। जैसे इसमें भी लाइंस मीट हुई और इसमें भी मीट हुई, कोई ना कोई पॉइंट तो हमारे पास आया, लेकिन ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। ये कोई एक पॉइंट पर मीट होती ही नहीं है। अगर कोई चीज एक पॉइंट पर मीट ना हो तो वह कैसे सोल्यूशन देगी या वो कैसे कंसिस्टेंट होगी? तो ये हमारा सोल्यूशन है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लीजिए, ये हमारा सोल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट का। तो ये हमारा था पूरा कंसेप्ट। इसके अलावा जो होगा आपको एक्सरसाइज में साथ साथ समझा देंगे। करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन। यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं। आपको तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th took part in मैथमेटिकल क्विज। कोई 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जो कि किसी मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 more than the number of boys, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यहां भी समझ आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्टिसिपेट इन द क्विज और हु टुक पार्ट इन क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पता करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। लेकिन हमें ऊपर क्या दिया है? हमें दिया फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सोल्यूशन भी पता करें। चलिए पहले हम बना लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, let the number of girls be GIRLS girls equals to x हो गया। let the number of boys, boys का नंबर कितना हो गया? ये y मान लेते हैं, x और y मान लिया। अभी टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10, जिसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगी, तो ये हो गए हमारे 10, इक्वेशन 1 बन गई। और इसमें हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है कि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज तो हैं, साथ में क्या है, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। गर्ल्स ज्यादा है, जो ज्यादा है उसे पहले रखेंगे और बॉयज 4 कम है। अगर मैं गर्ल्स से बॉयज निकालूं तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 कम है। ये होगी इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन क्रिएट करनी आ गई न्यूमेरिकल से, तो अभी हम इसका सोल्यूशन ग्राफिकली भी कर सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन ग्राफिकली करेंगे, हमने 2.1 में 3.1 में भी किया है और यहां भी कर लेते हैं x और y की वैल्यूज। चलिए पुट x इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो यहां पर हम बॉक्स बनाएंगे, कहां पर बनाएं? हम यहां पर बॉक्स बना लेते हैं x और y के लिए। अगर हमने x को 0 पुट किया, x को यहां पर 0 पुट किया, 0 + y इक्वल्स टू 10, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ही आ गई, y 10 आ गया। अगर x को 1 पुट करेंगे y 9 आ जाएगा। x पुट x इक्वल्स टू 1, देन y कितना होगा? 1 + y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 - 1, तो y आ जाएगा मेरा 9। तो ये मेरे पास 2 सोल्यूशन आ गए। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होगी, आपके टीचर्स को भी नहीं होगी अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करना चाहें। मैंने तो ऐसे ही कर लिया, आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहां पर भी देख लेते हैं, अगर पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करते हैं, यहां पर हमने बना लिया अपना बॉक्स, ये x और ये y। x को 0 पुट किया तो आपका y कितना आ गया? 0 - y इक्वल्स टू 4। तो ये y की -y की वैल्यू आ गई 4, और y की वैल्यू को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, माइनस को उस तरफ, तो ये आ गया आपका 4y। y कितना आ गया? -4। उसी तरह से आपकी ये वैल्यू दूसरी पुट x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, x को 1 मान लेते हैं, 1 x को 1 माना, 1 - y, और यहाँ पर आ गया 4, -y इक्वल्स टू 4, ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का, तो ये आ गया आपके पास 3, और ये माइनस को उस तरफ ले गए तो y की वैल्यू आ गई -3, इसको माना था 1।
चलिए आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब इसको ग्राफ में पुट कर लेते हैं जल्दी से। ग्राफ हमारा देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आप चेक कर ले। अगर हम दोनों ग्राफ्स में देखें तो मैक्सिमम होगी 10 और मिनिमम तो 0 ही है, तो मैं 10 बनाता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम बनाता हूँ 0। चलिए 10 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो यहाँ पर माइनस वैल्यूज भी हैं y की माइनस भी बनाने। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 10। यहाँ पर हमारा 10 आ गया, ये थोड़ा बीच में क्लैश कर रहा है तो मैं इसे रब कर लेता हूँ अपने पार्ट को। ये हो गया 4, तो ये मेरा आ जाएगा 10। लीजिए ये मेरे पास y की वैल्यू होगी 10। तो ये आ गया मेरा -10, क्योंकि y की एक ये प्लस की वैल्यूज भी हैं, प्लस की बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा ऊपर तक चला गया यहाँ तक 10। लीजिए ये हो गया हमारा 10। तो ये y की वैल्यू से आ गई, x की आ गई। x एक्सिस में माइनस की वैल्यू एक कोई भी नहीं है, तो मुझे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। आप लिख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में सभी इक्वल होने चाहिए। x की वैल्यू 0 और y 10, x 0 और y है 10, तो ये वैल्यू 10 की है, ये बना लिए 9 है, ये 8 है, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10 हो गया। तो ये मेरे पास पहला सोल्यूशन आ गया इसका, किसका, x का। दूसरा है 1 और 9, 1 पे है 9, 1 पे मैं बना लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा साफ साफ अगर देखा जाए तो 1 पे है 9। तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई इसकी यहाँ से। उसी तरह से 1 और 9 ये हो गया, और 0 और 4, 0 पे है 4, 4 क्या है y -4, तो इसको मैं क्रॉस से बना लेता हूँ। ये है 1 पे 3, 1 पे ये 1 है, 1 पे है -3, 1 पे है -3, तो ये इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ गई इस तरह से। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई। आप अगर पॉइंट्स को लिखना चाहिए इसको A B C और D भी लिख सकते हैं। अगर आप 0 4 लिखना चाहिए तो उस तरह से भी आपकी मर्जी है। तो ये पॉइंट है मेरा A, ये है B, ये है मेरा C पॉइंट, सॉरी ये है C और ये है मेरा D पॉइंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद से बना लेंगे तो आपको बहुत साफ साफ ये दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो गया है ज़्यादा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपको क्वेश्चन देख लीजिए। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। लेट पेंसिल्स, मैं सीधा लिख लेता हूं पेंसिल्स BX, और दूसरी क्या है आइटम आपके पास है पेन्स, लेट पेन्स BY। और आपके पास अभी कितने पेंसिल्स और पेन है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। 5x + 7y, ये कॉस्ट कर रहे हैं आपको ₹50 की। इक्वेशन होगी 1। और दूसरी वाली इक्वेशन आपको क्या कह रही है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल्स मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ पर बना लेता हूँ, थोड़ा नीचे करके बना लेता हूँ। 7 पेंसिल्स और पेन्स कितने हैं, 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। पेन्स को मैंने माना है y और 5 पेन्स आ गया, ये है ₹46 की। ये इक्वेशन होगी 2। दोनों इक्वेशन में से मैंने क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो पुट x = 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर पुट करूँगा क्योंकि मेरा 5, अगर मैं 5 पुट करूँ 5 5 से होगा 25, यहाँ पर 25 है क्या, पूरा कट नहीं होगा। 5 3 करूँ, 5 3 सा 15, अगर 0 पुट करूँ तो ये 49 पूरा कट नहीं होगा, y की वैल्यू नहीं आएगी। 1 पुट करूँ 45, ये भी नहीं आएगा। 3 पुट करता हूँ, पुट 5 = 3। ये मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी पुट करें, क्योंकि मैं आपको अभी 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा मैं 3 पुट करके क्या कहना चाहता हूँ। 5 × 3 + 7y = 50। 5 3 सा 15 होता है, 7y = 50 - 5 3 सा 15, तो ये आपके पास हो गया 35। 7y, ये y से y कट, और सॉरी 7 से 35 कट, ये y आ गया 5। बॉक्स मैंने क्रिएट किया, कहीं नहीं किया, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं यहाँ पर क्रिएट अपना छोटा सा बॉक्स। ये मेरा x और ये मेरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं y।
तो ये मेरा बॉक्स भी क्रिएट हो गया। अभी बॉक्स में मैंने x माना था 3 और y मेरे पास आ गया 5। अभी मैं ऐसी कोई वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करूं, पुट x इक्वल्स टू x को कितना पुट करूं, 0 पुट कर लूं तो ये 50.7 आ जाएगा, जो कि ना मेसी होगा, मतलब ग्राफ में अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। दूसरा क्या है, पॉइंट में आ जाएगा, आप अच्छे से उसको पॉइंट में लगा नहीं पाओगे। तो ये मैं 7.7 कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, लेकिन 0 नहीं पुट करता, मैं किसी ऐसे मल्टीपल पे जाता हूं जो कि 50 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि मेरा ये उधर जाके माइनस होगा। तो माइनस होगा तो 7 के टेबल में 28 आता है, 5 2 सा 10 होगा 40, तो वो भी नहीं आएगा। 5 3 सा 15 लगा लिया, 4 भी नहीं, 5 5 सा भी नहीं, 5 6 सा 30, 20 5 7 सा 35, 15 कुछ भी नहीं आएगा, 5 8 सा 40, 10 तो कुछ भी ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं, तो मुझे डिवाइड ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इस बार x की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, फिर हमें इतना बड़ा लेने की जरूरत ही क्या है अगर डिवाइड पूरा पूरा हो ही नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 0, 5 0 सा 0 ही हो गया, तो 0 हो गया 7y इक्वल टू 50। तो ये यहाँ पर कट तो पूरा पूरा नहीं होगा, 7y का 7 नीचे चला जाएगा, तो ये पूरा पूरा कितना आएगा, 7 7 सा 49.1 आ जाएगा, 7.1 समथिंग कुछ आएगा, तो ये 7.1 आ गया। और ये कितना आ गया मेरा, मैंने क्या माना था, x माना था 0। तो ये कि एक बात होगी। और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन पड़ी है मेरी, जो कि है, मैं 7.1 को नीचे ही लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह पहले ही कम है, y की वैल्यू आ गई। तो ये है मेरे पास x की वैल्यू, x को मैं पुट करता हूँ, 0 पुट कर लूँ इस बार, या कुछ और पुट करना है तो आप देख लीजिएगा, मैं 0 ही पुट कर रहा हूँ, तो ये 5y इक्वल टू 46 आ जाएगा। तो मेरे पास डिवाइड में आएगा 5 5 9 सा 45 और 0.1 लग गया, और ये बचा मेरे पास 1 5 2 सा 10, ये हो गया। तो दूसरी बार मैं पुट करता हूँ, इसे पुट करता हूँ, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, तभी भी कुछ बनेगा, हाँ 7 3 सा पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3, 7 3 सा 21 मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको अगर पुट करना हो तो आप सीधा कर लीजिएगा। तो ये हो गया 46, ये 21 इधर ही है, 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। मैंने बोल के एक कैलकुलेशन की है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करनी चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो। तो ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2, 25 और ये है 5y, तो ये कट होगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो यहाँ पर y आ गया 5। मैंने बॉक्स क्रिएट किया नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। ये x और ये y, x की वैल्यू मैंने मानी थी 0, y आ गया 9.2 और अभी x को माना मैंने 3 और ये मेरे पास y आ गया 5। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ग्राफ में बनेगा मेरा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम है मेरे पास 0, मैक्सिमम है मेरे पास 9 पॉइंट समथिंग, तो ये 10 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्या मेरे पास माइनस की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैं पॉजिटिव में ही बना लूँगा, तो इसे भी 10 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। और मेरे पास x3 5 और ये x3 हो गया, ये 5 हो गया, ये पहला पॉइंट आ गया मेरे पास कुछ यहाँ पर। और उस तरह 0 7.1 0 ये है 7.1 7.1 कुछ मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मेरी कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर है 0 9.2, 0 पे है 9.2, तो यहाँ पर कुछ है, तो ये मैंने क्रॉस लगा लिया। 3 और 5, 3 पे है 5, 3 पे है 5, तो कुछ इस तरह से बन गया। तो ये मेरा मतलब यहाँ पर ही क्रॉस है, तो ये मेरा इस तरह से बन गया। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप दोनों इक्वेशंस को पुट करके देख सकते हैं। 5/7 5/7 आ गया एक बार, दूसरी बार आपके पास आ गया 7/5, पहले ही दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी जो कि हमारी बन रही है, ये आपका ठीक हो गया। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। आइए करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident।
तो आपको ये चेक करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करना है और उसके बाद आपको लाइंस के बारे में बताना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ बताने जा रहा हूँ कि A1 हमारी फॉर्म यही फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, AX + BX + C। और हम पहले ऊपर वाली, क्योंकि हमारे पास पेयर होता है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो हम ऊपर वाली को 1 1 मान लेते हैं, A1 B1 C1, और इसको मान लेते हैं A2 B2 C2। अब हम इनको कंपेयर करेंगे किस तरीके से, 5/7 इक्वल्स टू -4/6, आपको माइनस भी कंसीडर करना है, 8/-9। अगर आप इसको देखें तो ये कट हो रहा है, ये होगा 2/3। क्या 2/3 5/7 के इक्वल है? नहीं। तो ये पहला ही हमारा केस हो गया। पहले केस में हमारे पास क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी। ये पहला केस हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बड़ा सिंपल था। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। अगर एक पॉइंट पे कट करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन ही देंगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा मैंने इस यहाँ पर थोड़ा समझा दिया कि कितने सोल्यूशंस आएंगे। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या है, 9/18 3/6 20 12/24। ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है क्या कि 9 से 18 कट जाएगा, 6 से 1/2, ये भी 1/2, सभी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अगर सभी इक्वल होंगे तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, आपको याद करना होगा ये बार बार। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आज तक पूछा जाता है, कई बोर्ड्स में चलता आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको अभी भी इसका ध्यान रखना होगा। अगर सभी इक्वल हों तो ये हमारी लाइंस होती हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हों, अगर एक के ऊपर एक लाइन हो, तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो ये आपको पूछा नहीं है, आपको सिर्फ लाइंस के बारे में पूछा, कैसी लाइन फॉर्म होगी, तो आप लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड क्वेश्चन हम देखें, 6/2 आपको XY वेरिएबल नहीं लेने हैं, सिर्फ कांस्टेंट से ही बात बन जाएगी, -1, ये हो गया 10/9। इसको देखिए तो ये 3/1, ये कट हो गया, ये 10/9 ही रहेगा, तो ये लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल आ गए। तो ये हमारी कौन सी होगी जी, कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, और ये पैरेलल लाइंस होगी। कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिख देना, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, मेरे लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, तो आप पैरेलल लाइंस लिख दीजिएगा। अगर लाइंस पैरेलल हो तो इनका क्या सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड भी देख लेते हैं, आप अच्छे से, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। आपको रेशियोज कंपेयर करनी है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पहले भी समझाया था कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। पहले जो दो केस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, और दूसरी लाइन सी मेरे पास क्या थी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट। ये दोनों तो है मेरे कंसिस्टेंट। कौन से केस है, कंसिस्टेंट। और दूसरा आखिरी वाला केस जो कि है मेरे पास पैरेलल लाइंस, तो ये वाला केस है मेरा इनकंसिस्टेंट्स का। आपको क्यों कारण भी बताया था, ये नहीं कि सीधा मैंने बता दिया कि इसलिए है, क्योंकि इन दोनों केसों में इंटरसेक्टिंग लाइंस में या फिर कोइंसिडेंट जो कि एक के ऊपर एक लाइन होती है, इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे कट करती हैं। इसमें एक पॉइंट पे कट करती हैं, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करती हैं, लेकिन कट तो करती हैं। अगर ये कट करती है तो इसलिए एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन देती हैं। और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इस तरह से होती हैं, कभी भी मिलती नहीं है, या इस तरह से हो सकती हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, तो ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन देती हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में इसको लेके देखते हैं। ये है हमारे पास 3/2 2/3, 3/2 इक्वल्स टू 2/3। क्या ये इक्वल है, -3 है, और दूसरी बात ये
इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो पहला सोल्यूशन बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 b1/b2 कोड नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये है कंसिस्टेंट। तो पहला हमारे पास आ गया क्या, कंसिस्टेंट। तो मैं इसे लिख देता हूं। सेकंड है हमारे पास 2.4 इक्वल्स टू -3.6। आप अगर इसको इस तरफ लगा ले जाना चाहें, यहां पर मैंने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि यहां पर ऐसे भी ठीक है, अगर आप ऐसे ले जाए ऐसे भी ठीक है, नहीं तो c को अगर उस तरफ लेके जाना जाए तो -8 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये -8/-9 भी हो जाएगा। तो ये कट 1.2, ये भी 1.2। तो 1.2 तो इक्वल है, लेकिन ये 8/9 इक्वल नहीं है, तो थर्ड सोल्यूशन इक्वल नहीं है। तो ये थर्ड सोल्यूशन में इक्वल ना हो वो होती हैं पैरेलल लाइंस, जो कि है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर ये थोड़ी कैलकुलेशन की बात आ गई। कैलकुलेशन में आप देख लेंगे कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में अगर देखें 3/2 आपको दूसरा इसके नीचे ही लेना है, नीचे नया लेके मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल्स टू 5.3, ये मल्टीप्लाई बाय 10, -10 है यहाँ पर -10, और यहाँ पर प्लस ये सारा। तो यहाँ पर 7.14, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1.2 आ गया, ये मेरे पास आ गया 1.2, ये आ गया 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 3 सा 9, ये आ गया 1.2, ये आ गया -1.2, क्योंकि यहाँ पर 10 है हमारा माइनस का, यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं दिख रहा। माइनस भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि पहले दो तो इक्वल है, नहीं, पहले दो इक्वल नहीं है। तो ये हमारी होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इसके आगे का मैं देख लेता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिख भी देता हूं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। मुझे ये रब करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। उसी तरह से अगर मैं लास्ट वाला यहां पर देख लूं 5/-10, ये हो गया -3.6, ये हो गया 11/-22। तो ये भी 1/-2 आ गया, ये 1.2, ये भी माइनस का, ये 1.2 माइनस का, तीनों इक्वल पैरेलल लाइंस। क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर तीनों इक्वल पैरेलल लाइंस नहीं, लास्ट वाला सोल्यूशन अगर इक्वल कुड नॉट इक्वल हो तो ये पैरेलल होती हैं, ये इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगी, और ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट। ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। लास्ट हमारा 5th पार्ट हमारा यहाँ पर पड़ा है, जो कि वो भी चेक कर लेते हैं। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2.3 इक्वल्स टू 8.12। ये हमारा हो गया, कट ही नहीं होता 2.3, तो 2.3 ही रहेगा। ये आ गया 2.3, ये भी 2.3, ये भी 2.3, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं। ये आ गया 382/3, ये भी 2.3, तीनों इक्वल। तो ये भी हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो ये आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है क्या कारण है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा। आइए कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। पहले उसे रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्लैश है, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हो देन सॉल्यूशन को ग्राफिकली ले। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कौन सी नहीं है। मैंने आपको जब यहाँ पर कंसेप्ट करवाया था चैप्टर का, तब भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि कंसिस्टेंस कौन सी होती हैं। फर्स्ट 2 केस कंसिस्टेंस होते हैं। फर्स्ट 2 केस कौन से होते हैं, जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस था, एक तो वो कंसिस्टेंस होता है, और दूसरा हमारा कौन सा केस था, कोइंसिडेंट लाइंस का, वो भी कंसिस्टेंस होता है। आपको एक बार लिख के बता देते हैं। जो हमारा केस होता है कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि यहां पर हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है। इसी तरह से कोइंसिडेंट लाइन, जो लाइन एक के ऊपर एक बनी हो, उनमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट तक हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन मिल सकते हैं, इसलिए वो भी कंसिस्टेंट है। और जो पैरेलल लाइंस होता है वो है इनकंसिस्टेंट, वो हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। अभी इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 कुड नॉट इक्वल आ जाता है। इसमें पहले 2 केसेस में ही अगर कुड नॉट इक्वल टू आ जाए तो ये ऐसे कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेकंड केस है, ये पहले 2 तो कंसिस्टेंट के केस है। सेकंड टाइम क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये ऐसे कुछ करके केस होता है। और ये लास्ट वाला केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2
कुड नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हमें सिर्फ इनकंसिस्टेंस का भी याद रख ले हम कि थर्ड केस हमारा कुड नॉट इक्वल टू आना चाहिए तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, तो हमें कंसिस्टेंसी याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चंस। x प्लस वाई ये है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर कॉफिशिएंट देखूं a और b, अभी a और b का तो आपको पता चल ही गया होगा। ये a है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। तो आइए मैं 1.2 ये हो गया मेरा, और ये भी 1.2 हो गया, ये हो गया 5.10। हमारे पहले दो इक्वल है और थर्ड वाला भी इक्वल है, तो ये क्या सोल्यूशन हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये है कंसिस्टेंस। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दूंगा, ये आपका अपना काम होगा ये करने का, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में 3.1 में भी ग्राफ किए हैं, 3.2 में भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने ग्राफ किए हैं। तो ग्राफ आपने 9th में भी किए हैं, आपको बार बार करवाने का कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मीनिंग है। तो आप ये खुद से करेंगे इसका ग्राफ। हम कंसिस्टेंसी इसकी भी चेक कर लेते हैं। ये है 1/3, ये है -1/3 और थर्ड वाला है 8/16। 8/16 का क्या कट करके आएगा 1/2, तो ये 1.3, ये 1.3, ये माइनस कट हो गए 1.3, 1.3, ये है 1.2। तो ये वाला केस इक्वल नहीं है, जो कि है हमारा इनकंसिस्टेंस का केस। इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं। 2.4 इक्वल्स टू 1/-2 इक्वल्स टू -6.4। कई बच्चे क्या करते हैं, y या x जो हमारी वेरिएबल्स हैं ये भी लगाने शुरू कर देते हैं। हमें xy को यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा 3/2। अगर देखा जाए तो ये 1/2, ये -1/2 है। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस एक ही है, तो ये पहले दो ही इक्वल नहीं हुई। ये हमारा हो गया कंसिस्टेंस का केस, जो पहला केस है। इसी तरह से अगर इसको देखिए 1/2 हो गया इक्वल टू -1 -2/4 -4, तो ये भी 1/2 हो गया। पहले दो केस इक्वल, ठीक है। थर्ड केस क्या है 2.5 माइनस, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंसी का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बनेगा थर्ड वाला, ये वाला इनकंसिस्टेंस बनेगा। और यहाँ पर एक बात और देखने की है कि कुछ इक्वेशंस आपको कैसे दी हुई हैं, इस तरफ दिया हुआ है जो कि है हमारी राइट हैंड साइड पे 5 या 10 को। उसी तरह से इसमें भी इस तरफ है। इसमें क्या है, इक्वेशन के साथ ही है, जो कि हमारी बनती है ax प्लस by प्लस c वाली इक्वेशन के इक्वल टू 0 के इक्वल। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इसको इस तरफ भी लेके आना चाहें तो ये बस साइन माइनस के हो जाएंगे, तो ये इक्वल 0 इक्वल टू 0। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको बस साइन देखना है, साइन के आपके साइन कोई उलट ना हो। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की, ऐसा ना हो कहीं 5 इधर हो और 10 कहीं इधर आ जाए आपका। तो ये वाला आपको दोनों इक्विलिब्रियम में रखने, इकट्ठे रखने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है देख लेते हैं थोड़ा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स को अगर मैं हाफ कर दूं, रेक्टेंगुलर गार्डन जो दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। whose length is क्या दिया है, whose length is 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36। इस 36 का क्या मतलब है, वो है आपके पेरीमीटर। 36 क्या है, आपके पेरीमीटर हैं। तो आपको अभी रेक्टेंगल बना के समझाना पड़ेगा कि आपको क्या दिया है। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मैं लेंथ को मान लेता हूँ x, विड्थ को मान लेता हूँ y। मैंने यहीं पर मान लिया x और ये लेंथ x और ये विड्थ मेरा हो गया y। तो यहाँ तक आपको समझ आया। तो यहाँ पर मुझे एक बात कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर का बाद में देखेंगे, पहले पेरीमीटर तो देख ले क्या होता है। पेरीमीटर होता है अगर आप इसके चारों तरफ घूमने लगे इसकी बाउंड्री साइड पर, वो होता है हमारा पेरीमीटर, जिसमें हमारे पास 2 लेंथ आती हैं और 2 ब्रेड्थ आती हैं। यहीं से ही आपको पता चल गया है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 8th में, 7th में, 6th में, 9th में आपने बहुत ज़्यादा घसाया है इस फॉर्मूले को। बहुत छोटी क्लास से आपको पता चल जाता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका भी अभी हाफ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, इसका हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया आपके पास क्या, हाफ पेरीमीटर। ये दिया है आपको 36। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन आएगी क्या,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी तरफ है मेरा दूसरी इक्वेशन जो कि अभी मैं बनाऊंगा। दूसरी इक्वेशन मुझे कह रही है क्या कि आपकी जो ये लेंथ है वो 2 ज्यादा है। अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इक्वल टू में रख लूं, जो मेरी ये लेंथ है वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। ये लेंथ पहले ही 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा का मतलब क्या है, ये 8 हो सकती है तो ये 4 होगी, ये 10 हो सकती है, मान लेते हैं कि ये 10 है। क्या लेंथ अगर 10 है तो ये 4 कम ही होगी क्योंकि ये ज्यादा है, लेंथ पहले ही ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है, इक्वल टू में रखा है, इक्विलिब्रियम बनाना है, जो चीज ज्यादा है उसके बराबर में दूसरी को लेके आना है, तो हम इसमें करेंगे 4 ऐड। अगर मैं 4 ऐड करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। लीजिए मेरी दूसरी इक्वेशन भी तैयार, मेरी पहली इक्वेशन भी तैयार। अभी मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो इन दोनों को सॉल्व करके सीधा इसका पेरीमीटर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मैं निकाल सकता हूं। आपको लेंथ और ब्रेड्थ ही चाहिए, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। चलिए पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल मेथड के लिए x और y निकालूंगा और यहां पर मेरे पास x और y की वैल्यू जो भी आएगी मैं उसके हिसाब से ही करूंगा। अगर मैं x को 0 पुट करूं, पुट x इक्वल्स टू कितना 0, x 0 आ गया तो y कितना आएगा, y इक्वल्स टू 36। y की वैल्यू 36 आई, x का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बार मैं x को कितना पुट करता हूं, पुट x इक्वल्स टू कितना पुट करूं, 6 कर लेते हैं। 6 कर लिया तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और y की वैल्यू आ गई 36 माइनस 6, y आ गया मेरे पास 30। तो y आ गया 30 और ये है मेरे पास 6। तो ये मेरा एक इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो दूसरा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना बॉक्स, ये x और ये y। x को 0 पुट करूँ, पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी आ गई -4, y कितना आ जाएगा -4। तो y आ गया -4, x को पुट किया 0। अभी मैं x को पुट करता हूँ 2, x को कितना पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 2, x को 2 पुट किया तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, माइनस वाई इक्वल्स टू -4 -2, प्लस का था उधर है माइनस का, -6, वाई की वैल्यू आ गई, वाई आ गया 6, वाई मेरे पास आ गया 6। तो यहाँ पर मैं अभी बना लेता हूँ अपना ग्राफ यहाँ पर कुछ करके बना लेते हैं क्योंकि जगह इधर ही खाली है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। पूरा हमें पता है कि x को 2 पुट किया तो y आ गया मेरे पास 6, तो जो कि मुझे यही दोनों चाहिए, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज देते हैं, मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 36 दोनों में। तो 36 मैक्सिमम है, मेरे पास इतनी बड़ी जगह तो नहीं है कि मैं आपको 36 तक लेके जाऊँ पॉइंट्स को। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, आपको 6 का डिफरेंस कर देता हूँ। 6 का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वैल्यूज हैं 0, -4, 2, 6। तो क्या करें भाई, क्या करें, करना तो कुछ पड़ेगा। ऐसे करते हैं, इसमें डिफरेंस लेते हैं हम 4 का डिफरेंस कर लेते हैं। चलिए 4 आ गया, 4 2 सा 8, थोड़ा कम भी कर लेंगे, गुजारा और क्या है। 12, 4 4 16, 20, 24, ये आ गया 28, ये आ गया 32, ये आ गया 36। चलिए पहुंच गए 36 का 4, 8, मेरे पास 12, 16, 20, ये करते करते 20 के बाद 24, ये आ गया 32, ये आ गया 36, थोड़ा ऊपर। इसमें मेरे पास कुछ तो वैल्यू, ये वैल्यू माइनस की भी है, क्या है, y माइनस में है, y को माइनस नीचे में आएगा। तो ये 4, 8, -4, ये तो मुझे ज़्यादा लंबा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पर ही स्टॉप कर देता हूँ। चलिए इसे माइनस की वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर मेरे पास पहला वैल्यू है 0, 36, 0 पे आएगा आपके पास 36, ये आ गई मेरी y की वैल्यू। दूसरा है 6 पे, 8 है, यहाँ पर 6 होगा, 6 पे है मेरे पास 30, ये 32 है और 30 थोड़ा नीचे होगा, ये आ गया 30। तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा और ये मेरी एक बन गई लाइन, क्योंकि मेरी लाइन फॉर्म हो गई। तो ये पॉइंट मान लीजिए आप A है, ये B है, आप इसे भी दे सकते हैं नाम, इसे A का, इसे B का दे दीजिए। तो इसी तरह से मेरे दूसरे पॉइंट है 0 पे -4, 0 पे -4, ये पॉइंट आ गया।
2 पे 6, 2 है यहाँ पर कुछ और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8 से कम 6, तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये पॉइंट कुछ मेरे पास इस तरह से आएगा और कुछ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी आपको हो भी गई होगी, लेकिन फिर भी। और ये ग्राफ जो है मेरा, अगर मैं वैसे चेक करूँ तो यहाँ पर जो पॉइंट पे मीट करेगा ये 20 कर रहा है, यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 16 पे जाएगा। यहाँ पर देखने में 16 थोड़ा दूर लग रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ, ये 16 पे आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 16 और एक 20, y आएगा 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपका आ जाएगा 16 और 20। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अगर आप दूसरा मेथड अपनाना चाहें, अगर आपको यहाँ से पता ना चले ग्राफ गलत बन रहा है तो कैसे चेक करें, आप सिंपली इन दोनों को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लें, या फिर यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख ले भाई में, आपके पास फिर भी सोल्यूशन 16 और 20 ही आएगा। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अभी मैं करने जा रहा हूँ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x, जो मैंने लिख लिया है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting line। फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का। क्या रहा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आप दूसरी अपने एंड से लिख लीजिए, आपको जो मन में आए वो लिखिए, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, पहला पैरेलल लाइन से कोइंसिडेंट लाइन, ये तीनों केस मुझे चाहिए। तो आइए बना लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें पता है कि क्या चाहिए, हमें a/a2, a1/a2 could not equal to b1/b2। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होता है। तो मुझे बनाने के लिए ऐसी कुछ इक्वेशन चाहिए कि a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल ना हो। तो मैं इसको लिख लेता हूं 4x, इसको लिखूंगा यहां पर 7y लिख लेता हूं, इसको -16 लिख लेता हूं = 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया पहला। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसको आगे भी लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि ये हो गया आपका 2/4 = 3/7, कुड नॉट इक्वल है दोनों, ये 1/2 हो जाएगा, ये कुड नॉट इक्वल है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। सेकंड केस में आपको कह रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए आपके तीनों केस मुझे इक्वल चाहिए। अगर तीनों इक्वल करने हैं तो मैं इसको कट कर दूंगा, यहां पर ले लूंगा 6, क्योंकि ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा -8/16 माइनस का, तो ये कट, और ये 1/2, ये भी 1/2, और ये हो गया 8 × 16, सभी 1/2 हो गए। तो ये सभी केस इक्वल, और मेरे पास क्या आ गया, ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस आएगा मेरे पास। पैरेलल लाइंस के लिए मुझे थर्ड को अनइक्वल करना होगा। ये कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस हो गए मेरे पास, क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। चलो ये केस हो गया, तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस हो गया, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस रह गया। पैरेलल के लिए मुझे थर्ड केस अनइक्वल चाहिए। थर्ड केस क्या चाहिए मुझे, अनइक्वल। तो मैं थर्ड को, पहले दो तो इक्वल चाहिए, पहले दो तो इक्वल ही है, 1/2 1/2, और इसे अनइक्वल करना है, इसे 15 कर लो, 14 कर लो, कुछ भी कर लो, 14 कर लो, 12 कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये मेरा अनइक्वल हो जाएगा थर्ड केस। लिखना है तो लिख के दिखा दीजिए, 2/4 = 3/6 = 8/14, ये कट होगा, 4 × 2 = 8, 7 आ गया, और ये कुड नॉट इक्वल हो गया, ये क्या हो गया 1/2, ये 1/2, ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये हमारा आ गया, मेरे पास कौन सी लाइंस आ गई, ये आ गई पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बार इसमें गलती के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, वो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कंसेप्ट के साथ। अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने स्टार्ट से नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन को एटलीस्ट देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया है इसका स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0। मैंने लिख ली है यहाँ पर, एंड 3x + 2y - 12, ये भी मैंने लिख ली है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद जो ट्रायंगल बनेगी उसको मैंने शेड करना है। ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस द शेड द ट्रायंगुलर रीजन।
और मुझे उसे शेड करना है, बस ऐसा इतना ही कुछ है। तो इसको मैं बनाता हूँ अच्छे से आपको। पहले हम इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन की बात करें, इसको मुझे पहले तो एक ड्रॉ करना होगा। अगर मैंने पुट करना है x और y को मानना होगा, ये मेरा है x और ये है y, तो ये आ गए यहाँ, तो ये हो गया 0 1 अभी है नहीं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 आ गया। इसको उस तरफ ले गए। अभी x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करूँ, x को 0 पुट करूँ, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -y इक्वल टू -1 और 1 1 कैंसिल, तो y आ गया 1, y 1 आ गया। x को 1 मानूंगा तो y कितना आ जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और ये प्लस का ये भी -1, ये -1 -2 हो गया, तो ये कट y की वैल्यू आ गई 2, और y 2 आ जाएगा अगर मैं इसको 1 मानता हूँ। उसी तरह से इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 प्लस 12 आएगा ये, तो ये है हमारा 3x पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 12 ओनली, तो यहाँ पर ये कट होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y मेरे पास आ गया 6। तो अगर मैं y को इस तरह से लिखूँ 6, तो यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूँ, 0 1 1 और ये है 2। चलिए ये मेरा बन गया पूरा अच्छे वाला आइकन। स्टार्ट किया अभी नेक्स्ट मार्कर यूज़ करना, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करता है ये। उसके बाद हम अभी बना लेते हैं अपना ऐसा ही एक बॉक्स, चलो रेड में ही बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने रेड में ही बना लिया बॉक्स, क्योंकि ये है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसी से तो हमने ग्राफ क्रिएट करना है। मैंने x को माना 0, तो y मेरे पास आ गया 6, x को माना 0, y आ गया 6। उसी तरह से मैंने पुट x इक्वल्स टू, अभी x को भरते हैं 1, x को 1 पुट किया, 3 1 सा 3 प्लस 2y इसमें पुट करना है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। 2y इक्वल्स टू 12 आ गया, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 1 सा 3 हो गया, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना होता है 9, तो ये 9 आएगा, ये 2, ये अगर नीचे 2 डिवाइड से भी हो तो 4.5 आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं लिख लेता हूँ 4.5। मैंने x को कितना पुट किया 1, x को 1 पुट किया 1 और यहाँ पर 4.5 आ गया मेरे पास। तो चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं इसी इक्वेशन का। ग्राफ बना लेते हैं आपके पास कुछ यहाँ पर, चलिए। तो ये आ गई आपकी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। कोई भी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव की नहीं है दोनों में, तो मैं पॉजिटिव में ही काम करूँगा। और यहाँ पर मेरे पास है एक तो मैक्सिमम वैल्यू तो 6 है और मिनिमम 0 है। मैक्सिमम 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 तक भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मैं 8 ले गया। तो पहला पॉइंट मेरे पास है 0 और 1, ये है 0 x का और 1 ये है y का, तो पहला पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 1 और 2, 1 पे आ गया 2, 1 पे आ गया 2, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तो ये तो बन गई मेरी पहली, क्या बन गया, मेरी पहली लाइन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, एक ये है मेरा 0 1 और ये है मेरा 1 और 2 पॉइंट। चलिए 2 पॉइंट फॉर्म हो गए। उसके बाद है 0 6, 0 पे बनेगा 6, ये है मेरा 6 ये पॉइंट, और दूसरा है मेरा 1 पे 4.5, 1 पे बनेगा 4.5, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और इसको मैं इस तरह से बना लूँगा, तो ये मेरे आगे दोनों पॉइंट, ये आ गया 1 पे 4.5 और ये आ गया 0 6, तो ये 2 पॉइंट मेरे ये भी आ गए। अभी आपको क्या क्वेश्चन में बोला था, मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ा देता हूँ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए, मैंने वर्टिस बना ली, लाइन भी बना ली। ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, जो भी इसकी ये बनेगी एक्स एक्सिस हो इसके साथ, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, कौन सा ट्रायंगुलर रीजन, ये बन रहा है मेरे पास ट्रायंगल, इसको शेड कर दीजिए। लीजिए मैंने इसको कर दिया शेड, बस
ये था आपका क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। और आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ज़रूर हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, हम उसको अच्छे तरीके से आपको कैसे रिप्रेजेंट करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, जय हिंद।